नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए नवंबर के थर्ड एंड फोर्थ वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर हैं, सभी क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को कवर किया गया है आपके वनडे एग्ज़ाम। और अगर आप कोई लिखने वाला एग्ज़ाम भी लिख रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए इस वीडियो को इम्पॉर्टेंट बनाया गया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हुआ चलूँगा और कंटेंट को इतना एटलीस्ट बताऊंगा जिससे कि आप उसको याद कर सके लंबे समय तक के लिए। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अंदर वीडियो में डिस्कस होंगे, तो जैसे कि टाइगर रिजर्व 56 नंबर का टाइगर रिजर्व यहाँ पर भारत की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अप्रूव किया गया है, उसकी बात करेंगे। नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत के बने हैं, कौन बने हैं उनकी बात होगी। और खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स किस राज्य में 2025 का ऑर्गेनाइज होगा उसकी बात की जाएगी। भारत की परफॉर्मेंस क्या रही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, उसकी बात करेंगे। और इंडिया की पहली नाइट सफारी और दुनिया के चुनिंदा नाइट सफारियों में से एक यहाँ पर डेवलप करने की अनाउंसमेंट हुई है और टारगेट भी रखा गया है 2026 तक बनाने का, इसकी बात करेंगे। और खो खो वर्ल्ड कप पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है और पहली बार इसे कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसकी डिटेल में बात करेंगे। और अभी एक देश है उसने इमरजेंसी लगा दी है वाटर शॉर्टेज की वजह से, उसकी भी बात करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो बेहतर लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये 56 नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व बनेगा और इसको यूनियन जो हमारी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है जिसको लीड कर रहे हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा इसे नोटिफाई किया गया है, इसको अप्रूव किया गया है 56 नंबर का टाइगर रिजर्व के रूप में। और छत्तीसगढ़ में ये अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। और भारत का ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। कौन सा? थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा? गुरु घासीदास एंड तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली में नए कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया है और ये किया है गाबोन ने। गाबोन नामक जो कंट्री है उसने यहाँ पर 91% वोट नए कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करने के लिए फेवर में पड़े थे, इसीलिए इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ अप्रूव किया। नए कॉन्स्टिट्यूशन में कई बदलाव किए गए, जैसे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसको लिमिटेड कर दिया गया है, मतलब आप 2 ही बार वहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 7 साल का आपका कार्यकाल होगा। इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है उसको अबॉलिश कर दिया है और डायनेस्टी जो सक्सेशन होता है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रावधान भी किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं जो गाबोन ने अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किया है। ठीक, अगला, भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी की जगह पर संजय मूर्ति बने हैं। कौन बने हैं? संजय मूर्ति। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है 148 आर्टिकल से लेकर 151 आर्टिकल तक, जिसमें इनके पूरे कार्य और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने? तो संजय मूर्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स, जो यूथ गेम्स है उसके तुरंत बाद पैरा गेम्स भी होते हैं, तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे 2025 में? तो 2025 में इसको बिहार में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। बिहार ने अभी रिसेंटली में हॉकी से रिलेटेड भी एक टूर्नामेंट, इंटरनेशनल एशियन गेम्स का जो टूर्नामेंट होता है हॉकी से रिलेटेड, उसको भी ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ पर राजगीर में एक
और राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनकर तैयार हुआ है और वहीं पर इसको भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी ऑर्गेनाइज हुई है राजगीर में। इसीलिए कई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स अब बिहार में भी होने लग गए हैं। उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 के ऑर्गेनाइज होंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये 2024 में कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पिछली बार भी ये गोवा में ही हुई, इस बार भी ये गोवा में ही ऑर्गेनाइज हो रही है। तो गोवा की जो कैपिटल है पणजी, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये एशिया का सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक है। इसको सबसे पहली बार 1952 में ऑर्गेनाइज किया गया था। एनुअली इसको हर साल इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। पहले इसको कोलकाता में, पहला जो एडिशन था वो मुंबई में हुआ, फिर कोलकाता में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, फिर चेन्नई, त्रिवंतनपुरम, उसके बाद अब लगातार इसको गोवा में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रही? तो भारत की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th रही है, 10वीं रही है। पहली, दूसरी, तीसरी परफॉर्मेंस में कोई देश नहीं रहा, लेकिन 4th पोजीशन पर यहाँ डेनमार्क रहा है। मतलब सबसे बेस्ट जो रैंकिंग है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो डेनमार्क को मिली है। भारत की रैंक इसमें 10th रही। टोटल यूरोपियन जो यूनियन था उसको यहाँ पर बताया गया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर है, मतलब कार्बन को एमिट करने वाला लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा एमिट करती हैं। और इस पूरी रैंकिंग में 63 कंट्रीज को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की रैंक 10th रही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वुमेन एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ये भारत में बिहार में ऑर्गेनाइज हुई है और इसे भारत की टीम ने ही जीत लिया। चाइना को फाइनल्स में हराया है। दीपिका ने यहाँ बेहतर परफॉर्मेंस किया और दीपिका ने पूरा टूर्नामेंट में 11 गोल किए हैं और उसी के साथ आखिरी जो फाइनल मैच था इन्होंने ही विनिंग जो गोल था वो किया था। तो भारत ने वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के कोर्ट ने अभी अरेस्ट वारंट जारी किया है गौतम अडानी और उनके जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ? तो जो ब्राइवरी है, जो इन्होंने घूस दी है कुछ प्रोजेक्ट्स को पाने के लिए, इसके लिए यूएसए के कोर्ट के द्वारा यहाँ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। कहा गया है, इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि लगभग 2000 करोड़ रुपया इन्होंने सोलर एनर्जी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें भारतीय ऑफिशियल्स को दिए हैं। इसीलिए इनको ये जो ब्राइबरी है, जो घूसखोरी है, उसको बढ़ावा देने के कारण और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर यूएसए ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। गौतम अडानी के साथ साथ इनके जो भतीजे हैं सागर अडानी और साथ साथ विनीत एस जैन, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, इन पर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसरो ने अभी गगनयान मिशन, इसरो का गगनयान मिशन आप लगातार सुन रहे होंगे कि स्पेस में भारतीयों को भेजा जाएगा। उसके लिए इसरो ने गगनयान मिशन को लॉन्च किया है, लॉन्च करेगा और इस पर काम चल रहा है। तो अभी 2024 के दिसंबर तक इसको लॉन्च करना था, फिर मार्च 2025 कर दिया गया डेट, अब इसको 2026 में शिफ्ट कर दिया गया है। और इसमें जो ऑफिशियल्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है और फ्रांस इसको तैयार कर रहा है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको तैयार कर रहा है। तो गगनयान मिशन में अभी रिसेंटली में एग्रीमेंट साइन हुआ है कि अगर जो क्रू और मॉड्यूल्स की रिकवरी किस प्रकार से की जाएगी उस पर इसरो के साथ ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी अब काम करेगी। तो अब किस प्रकार से क्रू और मॉड्यूल्स को रिकवर किया जाएगा उस पर इसरो और जो
ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है वो मिलकर काम करने वाली है। और गगनयान जो मिशन है इसको 2026 में कहा जा रहा है कि लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिनको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड यहाँ माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए दिया गया है, किस देश ने? तो ये यूएसए के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। तो यूएसए की जो एक एनजीओ है उसका नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़, इसके द्वारा इस अवार्ड को दिया गया और इसको सपोर्ट भी भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। इसीलिए जो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड है वो माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत में भी विकसित भारत नाम की एक उनका विज़न है। 2047 तक टारगेट रखा गया है कि भारत को विकसित कर दिया जाएगा और इसको देखते हुए जो विकसित किया जाएगा और इसमें भारत के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए इस अवार्ड को इन्हें प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी आईपीएल का इंडियन प्रीमियर लीग का ऑक्शन हुआ, तो जो ऑक्शन हुआ उसमें अभी यंगेस्ट प्लेयर ऑक्शन टेबल पर थे और उनको किसी ना किसी ने खरीद लिया है। वो कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी हैं। वैभव सूर्यवंशी ये बिहार के समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं और इनको राजस्थान रॉयल्स ने परचेज किया है 1.10 करोड़ रुपए में। तो ध्यान रखिएगा 2025 के जो आईपीएल के लिए ऑक्शन हुए उसमें यंगेस्ट प्लेयर वैभव सूर्यवंशी थे जिनको किसी ने परचेज किया है। मात्र ये 13 साल और कुछ महीने के हैं, 14 साल अभी कुछ महीने बाद लगेंगे। तो वैभव यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जो कि आईपीएल ऑक्शन में किसी टीम के द्वारा परचेज किए गए हैं। हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में बात की जा रही है। अब आईपीएल के ऑक्शन में अभी तक पूरी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर भारत के बन गए हैं। इनका नाम है कौन? इनका नाम है ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत है जो कि सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर आईपीएल के बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये जो ऑक्शन था ये जेद्दाह सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज कराया गया जहां पर टोटल 577 प्लेयर का ऑक्शन हुआ और इसमें किसी ना किसी को खरीदा गया है। 182 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको खरीदा गया और 395 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको किसी ने नहीं खरीदा। लेकिन ऋषभ पंत उनमें सबसे महंगे प्लेयर रहे जिनको खरीदा गया और इनको लगभग 27 करोड़ रुपए में यहाँ परचेज किया गया है। और इसके बाद केकेआर के एक प्लेयर है जिनको 23.75 करोड़ में खरीदा गया। इनका नाम है वेंकटेश अय्यर, ध्यान रखिएगा। ऋषभ पंत को किसने खरीदा है? तो लखनऊ की जो टीम है उनके द्वारा इन्हें खरीदा गया और ये अब आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर, एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुके हैं। 27 करोड़ में इन्हें खरीदा गया। अगला क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि होस्ट कर रहा है सारेक्स 24 नामक एक्सरसाइज को, ये एक प्रकार की मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है जिसमें टेक्नोलॉजी को यहाँ टेस्ट किया जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि उन्हें मैरीटाइम सर्च किया जाए और या रेस्क्यू करना पड़े तो वो कितने तैयार है। इसीलिए यहाँ पर जो इनकी ड्रोन्स हैं और सैटेलाइट्स हैं उनका भी यूज़ किया जा रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस एक्सरसाइज में यूज़ किया जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। 27 नवंबर से लेकर इसे 30 नवंबर तक ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कोच्चि में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, नए चीफ ब्रह्मोस एरोस्पेस के कौन बने हैं? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं। इनका जो एक्सपीरियंस रहा है भारत के मिसाइल प्रोग्राम में उसको देखते हुए, इनके जो कंट्रीब्यूशन रहा उसको देखते हुए यहाँ पर इनको चीफ के रूप में ब्रह्मोस एरोस्पेस में नियुक्त किया गया है। इन्होंने इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में जो पृथ्वी है, अग्नि और LRSAM इन पर इन्होंने काम किया है, इनकी टेक्नोलॉजी में इन्होंने काम किया है और इसी को देखते हुए इनको यहाँ पर चीफ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन,
नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अभी रिसेंटली में एक रेसलर है बजरंग पुनिया, उनको यहाँ बैन कर दिया है। उनको 4 साल के लिए बैन किया है क्योंकि इन्होंने डोपिंग के रूल्स को वायलेट किया है। इसको देखते हुए ये जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भारत को इन्होंने दिलवाया है टोक्यो ओलंपिक में, उन उस प्लेयर को यहाँ पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए बैन किया है। ध्यान रखिएगा, बजरंग पुनिया ये लगातार चर्चाओं में रहे। हरियाणा के खिलाड़ी हैं, हरियाणा स्टेट के खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनली भारत को ये लीड कर रहे थे कुश्ती में। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त भारत, ये एक प्रकार का कैंपेन है जो भारत की यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जो उनकी यूनियन मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसमें कोशिश की जाएगी कि अभी रिपोर्ट में पता चला है कि 5 में से 1 बच्ची का बाल विवाह भारत में होता है। उसको रोकने के लिए इस कैंपेन को चलाया जा रहा है, बाल विवाह मुक्त भारत जो कैंपेन है। इसके माध्यम से इंस्पायर किया जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, क्योंकि जितनी बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा और उससे उन पे समझ बनेगी, और जो चाइल्ड मैरिज, जो 18 साल से पहले की जो किसी बच्ची की शादी होती है उसका वो विरोध करेंगी, और इससे इस कैंपेन को भी बढ़ावा मिलेगा। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन है ये 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका भी मेन एम यही था कि बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा तो वो अच्छे और बुरे का फ़र्क समझेंगी और जो चाइल्ड मैरिज होती है उस पर रोक लग सकेगी। लेकिन अभी भी रिपोर्ट में ये पता चल रहा है कि 5 में से 1 बच्ची ऐसी है जिसकी शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिनेश भाटिया को भारत के नए एम्बेसडर कहाँ पर बनाए गए? तो इनको ब्राज़ील में नया भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। नाम सिर्फ याद रखिएगा, दिनेश भाटिया इनका नाम है। प्रेसिडेंट, उरुग्वे के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो यमंडू ओरसी प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुआ नवंबर के महीने में उरुग्वे में, वहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की। उरुग्वे साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं यमंडू ओरसी, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैरोलिना कोस्से के द्वारा जीत लिया गया है। उरुग्वे की बात करें तो साउथ अमेरिकन कंट्री है, मोंटेवीडियो यहाँ की कैपिटल है, उरुग्वेन पेसो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है विजन पोर्टल का? तो विजन पोर्टल इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। इसका मेन एम है कि जो एम्पावर किया जाए अंडर प्रिविलेज यूथ को। यहाँ पर इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। एम्पावर कैसे किया जाएगा अंडर प्रिविलेज यूथ को? तो एजुकेशन प्रोवाइड कराकर, कोई स्किल डेवलप करके और उनको सस्टेन लाइवलीहुड प्रोवाइड करा के किया जाएगा। स्किल डेवलप करते समय उनको फंडिंग और इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि उनकी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैप होता है उसको फुलफिल किया जा सके और इंडस्ट्री में वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। वो अगर कॉलेज से निकले या जहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, वहाँ से निकले तो उनके जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में डिफरेंस है उसको पाटने का काम यहाँ पर विजन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि एम्पावर किया जा सके अंडर प्रिविलेज यूथ को, उनकी स्किल को और बेहतर निखारा जा सके। अगला क्वेश्चन, और लॉन्च किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का क्या है? तो जो बच्चे रिसर्च डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको इस प्रकार का नेटवर्क प्रोवाइड कराना कि वो अगर वो भारत में पढ़ रहे हैं तो उनको एक सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़े। तो एक सब्सक्रिप्शन मतलब अगर रिसर्च डेवलपमेंट के लिए उनको कोई लैब चाहिए और अब वो कहीं और रहते हैं तो दूसरी जगह भी किसी और दूसरी लैब पर भी रिसर्च कर सकते हैं। तो एक पूरा प्रकार का
एक पूरे भारत को एक नेशन वन सब्सक्रिप्शन बनाने का मतलब है वो पूरे भारत में कहीं पर भी रहकर अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ साथ अगर रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, आधा रिसर्च उन्होंने कहीं किया तो आधा रिसर्च दूसरी जगह भी वो कर सकते हैं। इस प्रकार का पूरा एक नेटवर्क बनाने की इस स्कीम के माध्यम से कोशिश की जा रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में जो भारत ने और फ्रांस ने मिलकर एक संगठन को बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में। तो भारत जो ये संस्था है इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के हरियाणा राज्य में अवेलेबल है, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में अवेलेबल है। और अभी इसके 104th फुल मेंबर बने हैं जिनका नाम जो है अर्मेनिया। अर्मेनिया, ध्यान रखिएगा, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आने वाला एक देश है। अभी ये 104th मेंबर ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बना है। ध्यान रखिएगा, अर्मेनिया की बात करें तो कैपिटल इसकी येरेवन है और अर्मेनियन ड्रैम यहाँ की करेंसी है, अर्मेनियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज और निकोल पासियान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। एशिया इसका कॉन्टिनेंट है। अगला क्वेश्चन, अब कोई बहाना नहीं जो कैंपेन है ये भी चलाया गया है अन्नापूर्णा देवी जी के द्वारा। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है। इनके द्वारा जो अब कोई बहाना नहीं कैंपेन के माध्यम से भारत में एलिमिनेट किया जाएगा जेंडर बेस्ड वायलेंस को। ध्यान रखिएगा, जेंडर बेस्ड वायलेंस में सपोर्ट करेगा यूनाइटेड नेशन का जो वुमेन ग्रुप है और साथ साथ भारत की जो मिनिस्ट्री है वो तो इसमें मदद करेगी ही। और कोशिश की जाएगी अगर कोई भी फीमेल के खिलाफ वायलेंस होता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, तो 16 दिन में उस पूरे कंप्लेन को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है, अब कोई बहाना नहीं कैंपेन। ठीक, अगला क्वेश्चन, कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग को यूनाइटेड नेशन COP29 कॉन्फ्रेंस में अप्रूव कर दिया गया है। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, एक देश है, मतलब यहाँ पर हर देश को कुछ ना कुछ लिमिट दी जाती है कि आप इतना ही कार्बन एमिट कर सकते हैं। लेकिन मान लो एक देश है वो 10, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 10 जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा यूज़ कर लेता है उससे, और एक दूसरा देश है वो 10 क्वांटिटी कम यूज़ करता है अपनी जो उनको अप्रूव किया गया है कार्बन एमिट करने के लिए। तो ये जो जिसने ज़्यादा एमिट कर दिया है वो उस कम एमिट करने वाले देश को कुछ फाइनेंशियल देगा, कुछ पैसा देगा या कुछ और जो उनकी डील तय हो वो देंगे। और देने के बाद ये मतलब उन्होंने अपना जो कार्बन कम एमिट किया था उसको न्यूट्रल कर देंगे। इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन अगर कोई कम करता है तो वो उसके माध्यम से भी फाइनेंस इकट्ठा कर सकता है दूसरे देशों से। इसको COP29 कॉन्फ्रेंस में अप्रूव किया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो इसमें बाय और सेल करना है कार्बन एमिशन क्रेडिट को, जिसका एम कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। ठीक, और यूनाइटेड नेशन की जो कार्बन ट्रेडिंग रूल है COP29 में इसको, जो कि बाकू में ऑर्गेनाइज हुई, अजरबैजान की कैपिटल में, वहां पर इसको अप्रूव कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट मैच, राफेल नडाल ये टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनको क्ले का मास्टर कहा जाता है। ये जो फ्रेंच ओपन है उसको सबसे ज़्यादा बार जीते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले मिट्टी पर ऑर्गेनाइज होता है, इसीलिए इनको क्ले का मास्टर कहा जाता है। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अब यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो अब रिटायर कर देंगे। तो डेविस कप जो कि उन्होंने खेलने के बाद रिटायर हो चुके हैं, इनकी बात करें तो इन्होंने जो ग्रैंड स्लैम होता है, ग्रैंड स्लैम इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अपने पूरे करियर में। इनसे ज़्यादा सिर्फ एक पर्सन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच के बाद राफेल नडाल ने जीते हैं, स्पेनिश खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज
जॉइंट रिलीज 2024 ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो जो एक एक्सरसाइज है जॉइंट रिलीज, जिसको संयुक्त विमोचन 2024 भी कहा जा रहा है, इस एक्सरसाइज को अहमदाबाद और पोरबंदर में 18 से लेकर 19 नवंबर तक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। इसका मेन माध्यम, मेन जो कॉज है, मेन जो फोकस है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट प्रोवाइड कराना है, और डिज़ास्टर कुछ होता है तो उसमें रिलीफ पहुंचाना मेन एम रखा गया है। तो जॉइंट रिलीज 2024 नामक एक्सरसाइज ये अहमदाबाद और पोरबंदर में ऑर्गेनाइज हुई है। अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला नाइट सफारी पार्क ये कहाँ पर डेवलप हो रहा है? तो इंडिया का पहला नाइट सफारी पार्क ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल में डेवलप हो रहा है, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा ये कहा गया इस प्रोजेक्ट को जून 2026 में हम कंप्लीट कर लेंगे। ये भारत का पहला नाइट सफारी पार्क है, और ये 5वां दुनिया का नाइट सफारी पार्क होगा इस प्रकार का, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पूर्वी प्रहार नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई है? तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें भारत की आर्मीज ने मिलकर इस एक्सरसाइज को और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, और इसको पूर्वी प्रहार नामक एक्सरसाइज को अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी और एयर मार्शल IS वालिया यहाँ पर पार्टिसिपेट इस एक्सरसाइज में कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहला खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होगा? तो भारत की जो कैपिटल नई दिल्ली है, वहाँ पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहला खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होगा। ये 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 में ऑर्गेनाइज होने वाला है। इसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन खो खो फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई है। इसमें 22 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज करा गया। इसमें सॉइल साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साथ साथ इंडस्ट्रियल्स के लीडर्स, फार्मर्स के जो बड़े बड़े फार्मर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, और इसमें सॉइल इरोजन, सॉइल जो डिग्रेड हो रही है, किस प्रकार से सॉइल को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन किया जा सके, उस पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। और साथ साथ इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के कोलैबोरेशन से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री ने अभी डिक्लेयर किया है इमरजेंसी वाटर शॉर्टेज की वजह से? तो वाटर शॉर्टेज की वजह से इक्वाडोर ने साउथ अमेरिकन कंट्री है उसके द्वारा स्टेट इमरजेंसी घोषित की गई है। ये 60 दिन की इमरजेंसी यहाँ पर वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है। इक्वाडोर की बात करें तो क्वेटो यहाँ की कैपिटल, डेनियल नोबोआ यहाँ के प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ की करेंसी, और स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, इंडिया की किस कंपनी को ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 लंदन में उनके जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है उसके लिए दिया गया? तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के लिए कोल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की महारत्न कंपनी है, उसको थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के लिए, ये इनका एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है, उसके लिए दिया गया है। इनके द्वारा 600 थैलेसीमिया पेशेंट्स का ट्रीटमेंट यहाँ पर और सेल ट्रांसप्लांट कराया गया है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया गया है, जिसकी वजह से ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 लंदन में इस कंपनी को प्रदान हुआ है। नेशनल एपिलेप्सी मतलब मिर्गी दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 17 नवंबर को हम हर साल एपिलेप्सी या नेशनल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फिशरीज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 21 नवंबर को हम हर साल
वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसकी इस बार की थीम इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ए स्ट्रेंथनिंग इन स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज रखा गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम 19 से लेकर 25 नवंबर तक ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हेरिटेज जो भी हमारे कंजर्वेशंस है, कल्चर हेरिटेज साइट्स हैं, उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है जिससे कि उनको यहाँ पर कंजर्व किया जा सके और साथ साथ यहाँ पर जो भी हेरिटेज है उसको प्रमोट किया जा सके, हम उसको लंबे समय तक बरकरार रख सकें। और इसी प्रकार से वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं 18 अप्रैल को। तो ध्यान रखिएगा 18 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे और वर्ल्ड हेरिटेज वीक होता है 19 से लेकर 25 नवंबर को। यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है उसको उसमें 1972 में इसे अडॉप्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं भारत का? तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 2015 से इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। और क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन भारत ने अडॉप्ट किया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला, आर्मी के द्वारा आर्मी परेड डे 2025 कहाँ होस्ट की जाएगी? तो आर्मी जो परेड है वो 2025 पुणे में होस्ट की जाएगी। ध्यान रखिएगा 15 जनवरी 2025 को जो ये परेड है इसको पुणे में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और ये जो परेड है ये ट्रेडिशनली दिल्ली में ऑर्गेनाइज होती है जो परेड, लेकिन एक आर्मी के द्वारा जो परेड है वो रोटेशनल वे में अलग अलग सिटीज़ में ऑर्गेनाइज कराई जाती है। जैसे 2023 में बेंगलुरु में कराई गई, लखनऊ में 2024 में कराई गई और पुणे में इस 2025 में कराई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो बेहतर लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।